हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी में व्यस्त होंगे। और मैं तो ध्रुवपंथी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक, वो भी है तो विज्ञान का एनसीईआरटी बुक। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऊष्मा यानी कि हर्ट, जिसे कि हम तापमापी कहते हैं, यानी कि थर्मामीटर को हम लोग देखने वाले हैं। थर्मामीटर होता क्या क्या है उसको देखेंगे, फिर आम्ल क्षार और लवण को देखेंगे, ठीक है। सबको देखेंगे आज इस क्लास में। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी देख सके हम किस तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा को, यानी कि हर्ट, जैसे कि तापमाप यानी कि थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर के बारे में जानना इम्पोर्टेंट जरूरी है। और ये महाविवियाई है, ऊष्मा जो है ये महाविवियाई है, ठीक है, ऊष्मा। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख दिया कि इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। जो ऊष्मा होता है इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, नापने के लिए पारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। HG। उसके बाद इसका परास जो होता है यानी कि रेंज, वो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होता है। थर्मामीटर का जो पारा होता है 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होता है, या 95 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 35 से 42 तक या 95 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ध्यान दीजिए। आगे देखिए, मानव शरीर का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री होता है ना। मानव शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ गए। उसके बाद देखिए पारा, जो पारा है ये विषैला है, पारा विषैला होने के कारण जो है इसमें गैलेस्टीन का प्रयोग किया जाता है। गैलेस्टीन का प्रयोग पारा में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो पारा है ये विषैला है, इसलिए इसमें गैलेस्टीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अब प्रयोगशाला पे आइए। प्रयोगशाला तापमापी का परास जो होता है, प्रयोगशाला तापमापी का जो प्रयोग होता है वो -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर, जिससे किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद पहले पता करता है डॉक्टर कितना डिग्री इसका जो बुखार है, तो पहले सबसे पहले थर्मामीटर को लगाया जाता है। वही थर्मामीटर की बात करें कि थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका रेंज कितना होता है, तो 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद थर्मामीटर में 37 डिग्री पर लाल निशान होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कितने डिग्री पर लाल निशान दिया हुआ रहता है, तो आपको मारना है 37 डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो थर्मामीटर को आप छोड़िए, ऊष्मा को आप देख लिए, इसमें थर्मामीटर को जान लिए। प्रयोगशाला में थर्मामीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या रहता है उसका रेंज, उसको देख लिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या रेंज रहता है उसको आप देख लिए। अब हम देखते हैं, देखिए आम्ल क्षार और लवण को, आम्ल क्षार और लवण को। तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। फिर साइट्रिक एसिड जैसे संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल, देखिए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कोर्बिक एसिड आंवला हो गया, सिट्रस फल हो गया, इस समय पाया जाता है एस्कोर्बिक एसिड। फिर देखिए टार्ट्रिक अम्ल है ना, टार्ट्रिक एसिड देखिए किसमें पाया जाता है, इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम ETC यानी कि इत्यादि में ये सब पाया जाता है, समझिए। ये देखिए आप अम्ल को देख लिए। अब देखिए हम देखते हैं क्षार का नाम क्या क्या है और किसमें पाया जाता है। क्षार जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो देखिए पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें, तो चूने का पानी जो होता है, चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, तो खिड़की के कांच आदि साफ करने, खिड़की का जो कांच साफ किया जाता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए साबुन में पाया जाता है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन में ही पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महाविवियाई है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूधिया मैग्नीशियम हो गया। दूधिया मैग्नीशियम इसको कहते हैं इंग्लिश में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। देखिए प्रति अम्ल यानी कि एंटा एसिड बहुत ही विवियाई, महाविवियाई क्वेश्चन, इसको आप याद करके रखिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है किसमें पाया जाता है,
तो दूधिया मैग्नीशियम पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से इंग्लिश में कहा जाता है, या प्रति अम्ल हिंदी में, या एंटा एसिड इसे इंग्लिश में कहते हैं, वहां भी जाइए। ठीक है, आइए अब देखिए हम आते हैं लवण यानी कि साल्ट पे। लवण यानी कि साल्ट पे हम लोग आते हैं। तो जानिए अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार को अगर हम कर देंगे, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लवण और जल, लवण और जल, लवण और जल बन जाएगा। उसके बाद वही हम करेंगे, अम्ल जोड़ धातु, अम्ल के साथ धातु को अगर मिला देंगे तो लवण और हाइड्रोजन बन जाएगा, लवण और हाइड्रोजन। उसके बाद अम्ल और धातु ऑक्साइड का हम मिश्रण कर देंगे, अम्ल और धातु ऑक्साइड का तो क्या बन जाएगा, लवण और जल, H2O। अब देखिए देखिए अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है, देखिए अम्ल और क्षार देखिए जब अभिक्रिया करता है, देखिए उदासीनीकरण बनता है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण बन जाता है। उसके बाद लवण एक प्रकार का अवक्षेपण है, लवण जो है होता है वो एक प्रकार का अवक्षेपण है, इसलिए उसे अवक्षेपण भी कहते हैं। और देखिए उसके बाद इसमें दो लोगों का विस्थापन होता है, जैसे आप देखिए अम्ल भी हो रहा है और क्षार भी हो रहा है, अपन अम्ल भी हो रहा है, धातु भी हो रहा है, अम्ल भी हो रहा है, धातु ऑक्साइड भी हो रहा है। यहाँ पे दो लोगों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन भी कहते हैं, इसको जो सबको जो है द्विविस्थापन भी कहते हैं। उसके बाद अतः अम्ल अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी अम्ल है, यहाँ भी अम्ल है और यहाँ भी अम्ल है, इसमें अम्ल अभिक्रिया कर रहा है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। जब किसी चीज के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो आप देख लिए ऊष्मा देख लिए, और यहाँ पे देखिए अम्ल को देख लिए, क्षार को देख लिए, लवण को देख लिए। आइए और आगे क्या क्या देखना है उसको हम देखते हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है वो सबको देखना है। इससे पहले बताइएगा किसको गर्लफ्रेंड है, कौन हेरा फेरी कर रहा है, कौन गर्लफ्रेंड रखा हुआ है। अरे हम भी गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, हम भी गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं। ठीक, अरे साला ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड। अरे मजाक ठीक, मजाक कर लिए, सीरियस नहीं लेना है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, आइए वो देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पे सब टोटल के टोटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फिनोल्फ्थेलिन अम्ल एवं लवण जो है, लवण के साथ कोई रंग नहीं देता है। फिनोल्फ्थेलिन जो है वो अम्ल एवं लवण के साथ कोई रंग नहीं देता है, फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, उसके बाद देखिए चींटी के डंक से उपचार में सोडा अथवा कैलामाइड का प्रयोग किया जाता है। सोडा जो है, ये देखिए ये सोडा जो है ये क्षार है, ये सोडा जो है ये क्षार है। चींटी के डंक से उपचार में सोडा अथवा कैलामाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए लिटमस, गुड़हल का फूल, हल्दी, पटुनिया का पत्ता सभी जो है ये प्राकृतिक सूचक है, एवं मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन कृत्रिम सूचक है। फिर से सुनिए, लिटमस, गुड़हल का फूल, हल्दी, पटुनिया का पत्ता सभी प्राकृतिक सूचक है, जबकि मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन कृत्रिम सूचक है। आगे देखिए अम्ल को तनु करने के लिए, अम्ल जो है उसको तनु करने के लिए अम्ल में पानी नहीं बल्कि पानी में अम्ल डाला जाता है। ठीक है, अम्ल में पानी अगर डालिएगा तो अभिक्रिया करके वो आग लग जाएगा। अम्ल में पानी का मिश्रण नहीं किया जाता है, अगर कीजिएगा अम्ल में पानी का मिश्रण तो आग लग जाएगा। बल्कि यहाँ पे पानी को दीजिए, कितना पानी में कितना अम्ल डालना है उससे पता चल जाता है। इसीलिए अम्ल में पानी का मिश्रण नहीं किया जाता है, बल्कि पानी में अम्ल का मिश्रण किया जाता है। इसको याद रखिएगा, अम्ल में पानी का मिश्रण नहीं बल्कि पानी में अम्ल का मिश्रण किया जाता है। तो देखिए अब हम देखते हैं और वहां भी आइए, इसको अपने दिमाग में हटाइएगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पे किस तरीके से जंग लगता है, जंग लगने से क्या होता है, धात्विक गुण उसका बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, उसका वजन बढ़ता है कि घटता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, कैसे जंग नहीं लगेगा, उसको बचाया कैसे जाता है, वो सबको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले जंग लगने से भार बढ़ता है। जब लोहा पे जंग लग जाता है तो उसका भार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद धात्विक गुण कमता, धातु जो होता है लोहा, उसका गुण जो होता है कम जाता है, वो कमजोर हो जाता है, इसलिए कहता है कि उसका धात्विक गुण कमता है या कम हो जाता है। उसके बाद जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल, H2O जल, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल अर्थात जलवाष्प की आवश्यकता होती है। लोहा पे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया और जलवाष्प की आवश्यकता पड़ता है लोहा पे जंग लगने के लिए। उसके बाद लवण युक्त जल जो होता है वो जंग लगने की दर बढ़ा देता है। लवण कहने का मतलब कि जो समुद्र का पानी होता है, वो होता है जंग लगने के लिए क्या करता है, उसका दर बढ़ा देता है। जब समुद्र का पानी लाइएगा, लोहा पे डाल दीजिएगा, उसमें जंग लगने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, जल्दी जंग लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। इसलिए कहा है कि लवण युक्त जल जो होता है जंग लगने की दर बढ़ा देता है। अब देखिए क्रोमियम, निकेल, पेंट, ग्रीस तेल का प्रयोग कर जंग से बचा जाता है। जंग लग रहा है किसी चीज में तो जंग से कैसे बचा जाएगा, तो यहाँ पे क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, तेल का प्रयोग करके उसको जंग लगने से बचाया जाता है। आगे देखिए लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाना, ये सब लेपन कहलाता है।
लोहा पे जब जंग लगने लगता है तो उस पर क्या करता है, जस्ता का लेप चढ़ाता है। जस्ता का जो लेप चढ़ाता है उसको यशद लेपन कहा जाता है। मानिए कि ये देखिए लोहा है, इस पर जब आप जस्ता का पेंट कीजिएगा, जस्ता चढ़ाइएगा, उसे यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यशद लेपन कहा जाता है। उसके बाद देखिए अब इम्पोर्टेंट यहाँ सुनिएगा, मोमबत्ती का जलना कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती जल रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगर वो जलने के साथ पिघल रहा है वो भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगर कहेगा कि मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है, अगर कहता मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है, जलने में, यहाँ देखिए क्या मोमबत्ती का जलना पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। अगर पूछे कि मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, क्योंकि जब जलता है वहाँ पे मोम जो है वो पिघलता भी है और जलता भी है, तो रासायनिक और भौतिक दोनों हुआ। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक हुआ। मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन हुआ, तो भौतिक और रासायनिक दोनों हुआ। इसको दिमाग में हटा लीजिएगा। उसके बाद देखिए तांबे का तार गर्म होना यानी कि जलना, तांबे का तार गर्म होना यानी कि जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तांबा का तार हुआ, उसमें आप आग लगा दीजिए, वो जल रहा है या गर्म या फिर जलना कहिए, उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए CuSO पर कॉपर सल्फेट, CuSO पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है। ये कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टलीकरण है वो कौन सा परिवर्तन का उदाहरण, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम मानव में श्वसन। मानव सांस किस लेता है, सांस लेने से क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। मानव में श्वसन, तो देखिए सबसे पहले नाक द्वारा वायु फेफड़ा तक पहुंचाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से सांस लेके मेरा फेफड़ा तक जाता है। तो यही कहा है कि सबसे पहले नाक द्वारा वायु फेफड़ा तक पहुंचाता है। नाक जो होता है वायु को फेफड़ा तक पहुंचाता है। उसके बाद देखिए अब इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में हटा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां देखिए अब देखिए वहां पर एल्वियोली के सहायता से, एल्वियोली नाम है, एल्वियोली के सहायता से गैसों का विनिमय जो होता है, गैसों का विनिमय होता है। तो गैसों का विनिमय होकर रक्त संपूर्ण भाग में जाता है। तो वहां माने कि हम हवा लें, हवा को नीचे जाके फेफड़ा जो है वो एल्वियोली के सहायता से गैसों का विनिमय यानी कि साफ कर देगा, उसको जितना गंदगी उसको अलग कर देगा, बाकी जो साफ बच गया उसको रक्त में भेज देता है। रक्त में भेजता है, उसी से जो होता है रक्त खून होता है वो ऊपर नीचे जो होता है देखिए आता जाता रहता है, इसी के चलते होता है। इसीलिए कहा है कि वहां पर एल्वियोली के सहायता से गैसों का विनिमय होता है फेफड़ा में, होकर रक्त संपूर्ण भाग में जाता है। रक्त में जो रक्त जहां जहां रक्त है संपूर्ण भाग में, पूरा भाग में वो जो हवा होता है, गैस होता है वो जाता है। और ब्लड जो होता है, रक्त इसको कहते हैं या खून कहते हैं अपने भाषा में, उसको दौड़ाते रहता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इंपॉर्टेंट चीज को हम देख लिए हैं। तो फिर से एक बात सुनिए, अगर ये क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुँचते रहे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी जो हम क्लास करा रहे हैं वो 6 का करवा रहे हैं। हम टोटल जो क्लास करवाएंगे 6 से लेके 10 तक, जितना साइंस है सबको तोड़ के मचोड़ के टोटल को हम बताएंगे। ठीक है, अगर जिनको देखना है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।